हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार सीयूटी वाला चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रव, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो देखो, आज हमारा ये पार्ट 3 है, यूनिट 3 को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इन पॉलिटिकल साइंस। और आज के इस लेक्चर में और आज के इस सेशन में हम अगेन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को बेटा अभी मैं आपको इस वीडियो में फिर बताऊंगी कहां कहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और सीयूटी में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पुराने वाले वीडियोस आपने आई होपफुली आपने देखे होंगे। मैंने आपको कमेंट सेक्शन पढ़ा था, आपने उसमें आंसर्स भी करे हैं। दैट इज वेरी नाइस एंड वेरी अप्रिशिएबल कि आपने उस लेक्चर को देखा है। देखो, आज का जो टॉपिक है, आपके 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है ना। दूसरा इज रीजनल एस्पिरेशंस एंड थर्ड इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं। बहुत, एक तो आपका ये लेक्चर बाकी कंपैरेटिवली 2 लेक्चर से और छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चन है सिर्फ वही पॉइंट्स मैम लेकर आई है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि कहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड बेटा बिलीव मी, ये सेशंस आप जो कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, ये अगर आप जेन्युइनली बहुत सीरियस हो अपने सीयूटी एग्जाम के लिए, तो आपको इसे क्रैक करने में कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम तीनों चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है वो है आपका राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कहां कौन कौन से रीजन में कैसी कैसी मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है ना। तो पहली मूवमेंट आती है आपकी चिपको मूवमेंट। अब इस चिपको मूवमेंट के बारे में ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है ना। पहले से आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, छोटे में आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ पेड़ों को चिपक के इन्होंने सेव ट्रीज करके कुछ किया था। पेड़ काटने आए थे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, पेड़ काटने से बचाया था, उसी को चिपको मूवमेंट कहते हैं। नाम कैसे पड़ा चिपको मूवमेंट का? पेड़ों से ये लोग चिपक गए थे, ऐसे गले लगा लिया था, इसलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा था। अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसका लीडर कौन था। तो सबसे पहले लीडर का नाम आएगा बेटा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई हु वाज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट या हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। तो उसमें आपको 4-5 ऑप्शन देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। पायनियर ऑफ द फेमस चिपको आंदोलन डाइड इन कोविड-19। हाल ही में इनकी डेथ हुई है, कोविड-19 में इनकी डेथ हो गई थी। क्यों ये फेमस है? इन्होंने क्या किया था? मूवमेंट चलाई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लोकल फॉरेस्ट। लोकल फॉरेस्ट जो थे, है ना, जो लोकल के जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट टेकअप करी थी, चलाया था, क्योंकि इनको नेचर से और पेड़ों से बहुत प्यार था। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। ऐसा नहीं था कि इसमें किसी ने हिंसा करी हो, मारपीट हुई हो, खून खराबा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें अगेन आती है कि ये प्रोटेस्ट का फीचर क्या था, क्या मोड था? तो इट वाज नॉन वायलेंट इन यूपी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आज बेटा ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम पर जब ये आंदोलन हुआ था, उस टाइम पर जब ये मूवमेंट चलाई गई थी, इट वाज इन उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको पता है उत्तर प्रदेश से टूटकर एक नया स्टेट बनाया, दैट इज उत्तराखंड। तो वो चमोली डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम उत्तराखंड में है, ठीक है ना। बहुगुणा जी ने स्लोगन क्या दिया था भाई? इस पेड़ को बचाने के लिए स्लोगन क्या दिया था? इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, नॉट इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। क्या मतलब उनका था? उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस संसार में पेड़ पौधे जीव जंतु बने रहेंगे तो ये परमानेंट इकोनॉमी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे ऑयल है, आज ऑयल है, कल को हो सकता है तेल खत्म हो जाए, 100 200 500 साल बाद हो सकता है तेल खत्म हो जाए, बट अगर इकोलॉजी है हमारे दुनिया में तो इट इज अ परमानेंट इकोनॉमी। मास पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल विलेजर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। तो फीमेल्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था इसमें। रिसीव राइट ऑफ लिवलीहुड अवार्ड इन 1987। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या उनको, जो जिन फीमेल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको कौन सा अवार्ड मिला था? इट वाज राइट टू लिवलीहुड अवार्ड इन 1987। देन आल्सो एसोसिएटेड विद द टेहरी डैम मूवमेंट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट।
इसके अलावा दो मूवमेंट्स और हैं, एक है टेहरी डैम मूवमेंट, दूसरा था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। उसमें क्या था, उस नर्मदा बचाओ आंदोलन, हालांकि हम इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली मूवमेंट स्टार्टेड इन 2 और 3 विलेजेस। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ 2 और 3 गांव में ही स्टार्ट हुआ था चमोली के, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है रिफ्यूज परमिशन टू विलेजर्स टू फेल एश ट्रीज। अब देखो हुआ क्या है, इनिशियली मूवमेंट स्टार्टेड इन 2 और 3 विलेजेस ऑफ चमोली एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट refused permission to the villagers to fell ash tree for making agricultural tools while allotted the same patch of land to a sport manufacturer for commercial use। अब कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि भाई यहाँ पर थे बहुत सारे पेड़, ठीक है ना। उन पेड़ों को, जो एश ट्री था बेटा, उनको काट के वो एग्रीकल्चर टूल बनाते थे अपने, यानी जो गांव के लोग थे वो, उनको अगर पेड़ काटना है तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। आज भी ऐसा है, नॉट ओनली दैट टाइम, आज भी ऐसा ही है कि अगर आपको पेड़ काटना है, कटिंग करनी है, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो अलाउ करेंगे तभी आप वहां से एक पत्ता भी तोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई हमको पेड़ काटना है, ये एश ट्री काटना है। अब सवाल आता है कि भाई वो कौन सा पेड़ है जो काटने की बात कर रहे थे, दीदार पेड़ है ना, आपको पाइन ट्री दे देंगे, एश ट्री दे देंगे, है ना। तो एश ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो एश ट्री को काटना था, उस एश ट्री को काट कर वो अपने एग्रीकल्चर टूल्स बनाते थे। एग्रीकल्चर टूल का मतलब वो टूल्स जिसको खेती में, एग्रीकल्चर में वो लोग यूज करते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम ये परमिशन नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसी लैंड को एक कॉन्ट्रैक्टर को उठाकर दे दिया जहां पर स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर फॉर दी कमर्शियल यूज, वहां पर स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसी लैंड को उठाकर स्पोर्ट्स के लिए अलॉट कर दिया, ठीक है ना। वाई अलॉटेड द सेम पैच ऑफ लैंड, वही लैंड जो ये विलेजर्स मांग रहे थे कट करने के लिए, ऑफ लैंड टू अ स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए एक स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर को उठाकर वही लैंड दे दिया। अब भाई गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। लेटर ऑन लार्जर इश्यूज ऑन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वर रेज्ड। विलेजर्स डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू आउटसाइडर्स एंड लोकल कम्युनिटीज, and local communities should have an effective control over natural resources like land, water and forest। अब क्या हुआ भाई, लोकल के जो वहाँ के विलेजर्स थे गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, आपने उठाकर उनको दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर, स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टर को उठाकर दे दिया, जो स्पोर्ट्स का मैन्युफैक्चरर है उसको उठा के आपने लैंड दे दिया। तो लोगों ने बोला कि नहीं भाई, लैंड किसी को नहीं देना चाहिए, फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कोई नहीं कर सकता, फॉरेस्ट के एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किसी आउटसाइडर को लैंड देने का मतलब नहीं है। और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, यानी कि जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं, जो वहाँ चमोली में रह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के एरियाज को प्रोटेक्ट करें, लैंड को प्रोटेक्ट करें, वाटर को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इशू ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स एंड गारंटीज फॉर मिनिमम वेजेस वर ऑल्सो फोकस। इसके अलावा और किन चीजों पर फोकस किया गया कि जो लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स हैं, लैंडलेस हैं, जमीन नहीं है उनके पास लेकिन जंगलों में काम कर रहे हैं, उनके वेजेस कि कम से कम उनको दिन की मजदूरी तो एकदम सेटिस्फाइड मिले। दिन भर उन्होंने काम किया, 1000 रुपए का मिल रहा है उनको खाली 400 रुपए, तो वो अंडर पेड है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों पर भी फोकस किया गया था। वुमेन ऑल्सो हेल्ड एजुटेशन, आपको पता है इसमें वुमेन्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था। वुमेन ऑल्सो हेल्ड एजुटेशन अगेंस्ट एल्कोहलिज्म, शराब के अगेंस्ट, लिकर के अगेंस्ट, अल्कोहल के अगेंस्ट वुमेन ने भी बहुत ज्यादा एजिटेशन किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, यूजुअली डबल अप एज सप्लायर्स ऑफ अल्कोहल टू मेन। वो क्या कर रहे थे, वो अल्कोहल की सप्लाई करते थे लोगों को, ठीक है ना। जो वहां के विलेज के गांव, जो गांव के लोग थे, आदमी थे, उनको सप्लाई कर रहे थे, शराब की सप्लाई कर रहे थे। तो वुमेन्स ने यहाँ पर हथियार उठा लिया। और एक बार जब औरत कुछ ठान लेती है तो फिर तो वो उस आदमी की शराब छुड़वा के ही मानेगी, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेशर ऑफ चिपको मूवमेंट, अभी चिपको मूवमेंट होने लगी थी, स्टार्ट हो गई थी, गवर्नमेंट इशूड अ बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन। क्योंकि चिपको मूवमेंट ने इतना असर दिखाया, लोगों ने इतना इन्वॉल्व हुए इस मूवमेंट में, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि फाइनली गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा। उन्होंने ये बोला कि हिमालय रीजन में अब कोई भी पेड़ कटिंग नहीं होगी, कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स अंटिल द ग्रीन वॉज फुल्ली रिस्टोर्ड। जब तक जितने पेड़ कट गए हैं वापस से वो हरे भरे नहीं हो जाएंगे, 15 साल तक कोई भी पेड़ अब नहीं काटेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द
चिपको मूवमेंट, ये जो आपके नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अभी आ सकता है कि भाई चिपको मूवमेंट वाज अबाउट व्हाट, डैश 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 डैश, 4 ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए इट वाज अबाउट द ट्रीज, इट वाज अबाउट द नेचर, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहला मूवमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो दूसरा आते हैं, दूसरा है आपका पार्टी बेस्ड मूवमेंट। अब ये दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है पार्टी बेस्ड मूवमेंट, एक होता है नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट, ठीक है ना। पार्टी बेस्ड मूवमेंट का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अलग अलग ट्रेड यूनियंस होते हैं, जैसे आईटक, इंटक, आपने सुना होगा। इसका आप फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे चैट सेक्शन में। एक है आपका आईटक, एक है आपका इंटक, ठीक है ना। ये इनका फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे इन द चैट सेक्शन। आईटक क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलो एक तो मैंने आपको बता दिया, आईटक तो मैंने बता ही दिया आपको, आईटक बता दिया, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना। ये कांग्रेस की एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है ना। अब ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स क्या है, आओ देखते हैं। सच एज ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स का मतलब ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो होते हैं इनको हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेशर अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन मेजर सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, कानपुर। All political parties established their own trade unions for mobilizing the workers. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने अपने ट्रेड यूनियंस बनाती है वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये जो वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं या जो भी यहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो भी डिमांड रखते हैं, इसको हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी ट्रेड यूनियन बनी है ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है। जैसे मान लो कल को आईटक के वर्कर्स है ना, AITUC, कल को आईटक के वर्कर्स अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको किसने बनाया है, इसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे बीजेपी की भी एक ट्रेड यूनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि कौन सी ट्रेड यूनियन है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मतलब वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जब बड़े बड़े शहरों में लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, है ना, ये जब वर्कर्स बड़े बड़े सिटीज में जब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देते हैं अपनी, इनके होने से असर पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो ये आपकी ट्रेड यूनियन इस तरह की मूवमेंट को हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर होती है एक बेटा पीजेंट मूवमेंट। ये पीजेंट मूवमेंट कहाँ हुई थी? तेलंगाना रीजन में हुई थी, आंध्र प्रदेश के। वाज लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो ये क्योंकि ये पार्टी जो है ये मूवमेंट जो है एक पार्टी ने लेड करी है ना, इसलिए से हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट कह रहे हैं। तो अगर आपको डिफरेंस पता करना हो पार्टी बेस्ड मूवमेंट एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का, तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि पार्टी बेस्ड मूवमेंट जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होती है, नॉन पार्टी मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं होती है, ठीक है ना। In the early years of independence, demanding redistribution of land to cultivate. अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि आंध्र प्रदेश में जो पीजेंट मूवमेंट हुई थी वो किस पार्टी ने करी थी, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने करी थी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई जो आंध्र प्रदेश में पीजेंट मूवमेंट हुई है वो किस वजह से हुई थी, तो इट वॉज ऑन द फैक्टर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दी कल्टिवेटर्स। और ऑप्शन आपको दे सकते हैं, है ना, इसमें दे सकते हैं पीडीएस सिस्टम दे सकते हैं, इसमें आपको फूड ग्रेन्स दे सकते हैं, आपको एग्रीकल्चर दे सकते हैं एंड लैंड रिफॉर्म दे सकते हैं। तो इसमें आपको लैंड रिफॉर्म या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पर टिक करना है, ठीक है ना। दूसरा, These movement did not participate in election formally and yet they retain connections with the political parties. ये जो मूवमेंट है ये ऐसा नहीं कि इलेक्शंस में इनका कोई कनेक्शन है, there is no connection between these movements and the election, ठीक है ना, कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर आता है आपका नॉन पार्टी मूवमेंट। भाई जैसे आपका कोका कोला प्लांट, इसके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई गई थी, ठीक है ना। क्या स्लोगन दिया गया था? डिस्ट्रॉय देम बिफोर दे डिस्ट्रॉय अस। ये केरला की एक मूवमेंट चलाई गई थी। क्या था ये कोका कोला प्लांट? भाई कोई आप कंपनी लगा रहे हो तो उससे क्या धुआं निकलेगा, उससे हमारा नेचर एक्सप्लॉइट होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, है ना। तो वहां के लोगों ने क्या नारा दिया कि भाई डिस्ट्रॉय देम, इनको बर्बाद कर दो इससे पहले कि ये हमें बर्बाद कर दे। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये किसके अगेंस्ट आया था? ऐसा आ सकता है कि भाई दिस स्लोगन वाज गिवन बाय विच मूवमेंट, तो ये आएगा कोका कोला प्लांट कैंपेन, ठीक है ना। एजिटेशन अगेंस्ट द 8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग चेन्नई विद सलीम, ये भी एक एजिटेशन हुआ था, ये भी एक आप कह सकते हो मूवमेंट चलाई गई थी, जिसमें बेटा कितनी 8 लेन की एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो चेन्नई और सलीम को जोड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, दलित पैंथर्स मूवमेंट। अब देखो क्या है दलित पैंथर्स मूवमेंट? नामदेव धसल, क्या नाम है इनका? नामदेव धसल।
अ वेरी नोन मराठी पोएट, ये बहुत ही फेमस मराठी पोएट है जिन्होंने कास्ट इनजस्टिस, जो दलित कम्युनिटीज के साथ जो कास्ट इनजस्टिस होता है, दैट मीन्स जो दलित कम्युनिटीज है ना, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, कि भाई तुम लोअर कास्ट हो तुम नीचे बैठो, हम अपर कास्ट है हम ऊपर बैठेंगे। तो उन्होंने, ये जो मराठी पोएट है, इन्होंने क्या किया है, इस पर बहुत ज्यादा लिखा है उन्होंने, ठीक है ना। ही ऑल्सो प्रोजेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज देयर लिबरेटर। अब इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई भीमराव अंबेडकर जी जो है वो हमारे लिए एक तरीके से भगवान का रूप है, लिबरेटर है, वही हमें इन सब कास्ट इनजस्टिस से हमको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो उनका नाम क्या है, वेरी फेमस मराठी पोएट नामदेव दासाल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दलित पैंथर्स। अब ये क्या है बेटा, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दलित की ही ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सारे के सारे तुम्हारी तरह जवान बच्चे हैं, यंग यूथ्स हैं, ठीक है ना। सो दलित पैंथर्स, इनको दलित पैंथर्स बोलते हैं। ये दिस इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ्स। कब बनी थी, फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1972। कब बनी थी, 1972 में बनी थी। किस लिए फाइट कर रहे थे, फाइटिंग अगेंस्ट दी परपेचुअल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड मटेरियल इनजस्टिस फेस्ड बाय दी दलित। किस लड़ाई लड़ते थे, जो दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट, जो दलितों के साथ गलत व्यवहार होता था, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था, उसके अगेंस्ट ये लोग आवाज उठाते थे। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस पॉलिसीज वर आल्सो द मेन गोल। क्या चीज की डिमांड रखी उन्होंने, कि भाई हमारे लिए रिजर्वेशन करिए और सोशल जस्टिस आए। रिजर्वेशन का मतलब जॉब्स में हमें रिजर्वेशन दीजिए, जो कि आज प्रेजेंट है। इसके अलावा सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ, कि सोसाइटी में हमें इक्वालिटी चाहिए, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं, भाई हम सब बराबर है, ठीक है ना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाज सपोर्टेड बाय दलित कम्युनिटी बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब भाई आपको पता है पॉलिटिक्स में ये दलित, कास्ट, रिलीजन, ये सब तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, हालांकि होना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेटेड, है ना, अलग अलग होना चाहिए। बट क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, वो किसी ना किसी रिलीजन को फेवर कर ही रही होगी, वो किसी ना किसी रिलीजन की बात करेगी, वो किसी ना किसी कास्ट की बात करेगी ही करेगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि इसके बिना पॉलिटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। भाई क्या होता है, अगर पॉलिटिक्स आप अच्छे टर्म्स पर कर रहे हो, भाई आप ये बताओ ना कि आपकी सरकार ने क्या काम किया, कितना काम किया, गरीबों, कितनी गरीबी कम हुई देश में, कितनी इकोनॉमी बढ़ी देश में, कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो भाई आपकी बात है। हम किस पे बात करते हैं, हमारे देश में बात होती है भाई कम्युनिज्म पे बात होती है, हमारे यहाँ कास्ट पे बात होती है ना। तो ये चीजें हैं, तो पॉलिटिक्स में ये चीजें होती ही होती हैं। तो उस टाइम पर क्या था, जब ये दलित पैंथर्स बने थे, तो क्या था बेटा, रिपब्लिकन पार्टी जो थी इंडिया की, इसको दलित कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था, लेकिन इलेक्शन में ऐसा कुछ इनको ज्यादा फेवरिज्म नहीं मिला दलित का, ठीक है ना। गवर्नमेंट पास अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव लॉ यानी कि एक कानून पास किया था सरकार ने 1989 में, जिसमें क्या था, दैट प्रोवाइडेड फॉर रिगरस पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज ऑन दलित। कि भाई अगर अब कोई भी दलितों के साथ बुरा व्यवहार करेगा या डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या है, ये लॉ तो आज भी एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा कुछ भी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। खाली लिख दिया है पन्नों में, संविधान में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना दिया है, दैट्स इट। बट प्रैक्टिकली आज भी हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हाउएवर The larger agenda of Dalit Panthers was to destroy the caste system। तो दलित पैंथर्स का सिर्फ काम क्या था कि जो कास्ट सिस्टम चल रहा है इन्हें हमें खत्म करना है, ठीक है ना, ये उनका मेन एजेंडा था। इन दी पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, देखो एक होता है प्री इमरजेंसी, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है ना। जब इमरजेंसी लग गई थी, लास्ट वाले लेक्चर में हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। जब इमरजेंसी लग गई थी देन क्या हुआ था, दलित पैंथर्स गॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइज। दलित पैंथर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेनी स्प्लिट्स डिक्लाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दलित पैंथर्स। उसके बाद क्या हुआ, दलित पैंथर्स जो है बेटा वो टूट गई, और टूटने के बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसको हम कहते हैं BAMSEF। क्या बोलते हैं, BAMSEF बोलते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्या है इनका फुल फॉर्म, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये BAMSEF बन गया था। यानी दलित में जब स्प्लिट आया, जब दलित टूट गई, ये जो आपकी दलित पैंथर है, ठीक है ना, जब ये टूट गई बेटा तो इससे नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और उसका नाम है BAMSEF, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टुक प्लेस ऑफ दलित पैंथर्स। ओके, अच्छे कितनी सिंपल सी है ना, सिंपल से चीजें हैं इसमें। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। फिर आती है आपकी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, इसको बोलते हैं BKU।
इन्होंने भी एक मूवमेंट चलाई थी। 20,000 फार्मर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 20,000 फार्मर्स ने सरकार के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट किया था। क्या रीजन था? डिसीजन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। भाई बिजली के दर बढ़ा रहे थे, बिजली के रेट्स बढ़ा रहे थे। अभी तक जो बिजली 2 रुपए मिल रही थी उसे 5 रुपए कर रहे थे। जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस इन मेरठ 1988, कहां कर रहे थे प्रोटेस्ट? कलेक्टर के ऑफिस के सामने, डीएम के ऑफिस के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 20,000 फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। आफ्टर 3 वीक्स देयर डिमांड्स वर फुलफिल्ड। 3 हफ्ते का मतलब समझते हो? 21 दिन बाद इनकी डिमांड्स को माना गया था। फिर गवर्नमेंट ने रेट्स नहीं बढ़ाए थे, ठीक है ना। द फार्मर्स वर मेंबर ऑफ बीकेयू। व्हाट इज दिस बीकेयू? इट इज भारतीय किसान यूनियन। ये फार्मर्स जो है वो इसके मेंबर थे। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ की है? वेस्टर्न यूपी, यानी ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इस तरफ की है, एंड हरियाणा। तो यहाँ की ये एक यूनियन है, बीकेयू, दैट इज भारतीय किसान यूनियन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीकेयू, या बीकेयू किस चीज की एक वो है, यूनियन है, तो फार्मर्स की है। क्यों बनाई गई थी? क्या रीजन था? दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, ठीक है ना। 4-5 चीजें ऐसे आपको टिप्स में याद हो जानी चाहिए। ऐसी एक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही आप एक एक कर, बीकेयू डैश भारतीय किसान यूनियन डैश वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा डैश, क्यों बनाई गई थी? इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खत्म हो गई, इतने में बात खत्म हो गई। आगे देखो, इन हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी शुगर एंड व्हीट बिकेम द मेन कैश क्रॉप। सिंस देन बीकेयू डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस फॉर दीज टू क्रॉप्स। अब क्या हुआ? देखो इनकी अब डिमांड्स क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने डिमांड रखी थी। पहली डिमांड उन्होंने बेटा ये रखी थी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में शुगर, व्हीट जो है वो वहां का मेन कैश क्रॉप है। व्हाट डू मीन बाय कैश क्रॉप? कैश क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जिसको बेचकर आपको पैसे मिलते हैं, उसे हम कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो जान लो। एमएसपी नाम की एक चीज होती है, आपको पता है, एक पीडीएस सिस्टम होता है, ठीक है ना। इशू प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, एमएसपी होता है। व्हाट इज एमएसपी? मार्केट सेलिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, नॉट मार्केट सेलिंग प्राइस। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब होता है क्या है बेटा कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों से अनाज खरीदती है, आपको पता है, जो फिर ग्रेनरीज में हम स्टोर करते हैं कि जब किसी भी एरिया में सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ जाता है या फेमाइन पड़ जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट अनाज सप्लाई कर सके, ठीक है ना। अब भाई होता क्या है कि जब फसल उगाने का टाइम आता है ना, जब ये गेहूं, शुगर, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, मतलब सरकार जो है वो सब तरह के अनाज खरीदती है किसानों से। सरकार इस अनाज मतलब इस क्रॉप को ग्रो करने से पहले ही बता देती है, अनाउंस कर देती है कि भाई हम गेहूं जो है वो 27 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, हम चावल जो है वो 32 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, हम दालें जो है वो 70 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। अब किसान उसमें से डिसाइड खुद करता है कि भाई मुझे चावल उगाना है, कि मुझे गेहूं उगाना है, कि मुझे शुगर उगाना है, मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो इन्होंने डिमांड क्या रखी थी बेटा? इन्होंने डिमांड ये रखी थी कि भाई ये जो आप यहाँ पर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस जो दे रही है, यानी जो एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है, ये इसको बढ़ाए। बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर व्हीट अभी गवर्नमेंट अगर 21 रुपए में खरीद रही है तो उन्होंने डिमांड करा कि इसको 25 रुपए में खरीदो, ठीक है ना। ये डिमांड करी उन्होंने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, सो डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस ऑफ दीज टू क्रॉप्स। इसके अलावा क्या डिमांड रखा? abolition of restrictions on the interstate movement of farm products। भाई abolition of restrictions, जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि भाई आप इंटरस्टेट सामान नहीं बेच सकते, ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दीजिए। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, जैसे गेहूं मान लो यूपी में बहुत हो रहा है, बिहार में कम हुआ है, तो भाई यूपी वाले बिहार में भेज दें। उन्होंने बोला अबॉलिशन करो, इस चीज का खत्म करो, जो रेस्ट्रिक्शन आपने लगा रखा है कि नहीं नहीं यूपी वाले जो है बिहार में नहीं भेजेंगे, तो ये अबॉलिशन ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसको खत्म करिए। देन गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रीजनेबल रेट्स, कि भाई हमको बिजली दीजिए ही दीजिए, किसान ने मांगा, डिमांड करा। देन वेविंग ऑफ रीपेमेंट ड्यू ऑन फार्मर्स लोन, हमारे सारे लोन माफ कर दीजिए। भाई जवान देखकर बहुत ज्यादा ये लोग, पठान है वो जवान है, कौन सी मूवी है जिसमें वो किसान के माफी मांगते हैं उसकी कि भाई हमारे सारे लोन्स माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला हमारे भी सारे लोन जो है वो माफ कर दीजिए, एंड गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स, और किसानों को पेंशन दीजिए। तो ये इनकी डिमांड्स है। इसी तरह की एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है शेतकारी संगठन। क्या नाम है? शेतकारी संगठन।
ठीक है ना, ये कहाँ की थी, ये महाराष्ट्र की थी। तो अब आ सकता है कि भाई आपका अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बीकेयू किस एरिया की ऑर्गेनाइजेशन है, बीकेयू किस एरिया की है, तो आप बताओगे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा। अगर आता है शेतकारी संगठन कहाँ की है, तो आप बताओगे ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है ना। डिक्लेयर्ड द फार्मर मूवमेंट एज अ वॉर ऑफ भारत। ठीक है ना, इन्होंने जो मूवमेंट करी थी, उन्होंने बोला कि ये वॉर ऑफ भारत है, ये खाली किसानों की नहीं, पूरी इंडिया की लड़ाई है। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, सिंबलाइजिंग रूरल एग्रीगेरियन सेक्टर अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया, सिंबलाइजिंग अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी ये जो लड़ाई थी आपकी शहदकारी संगठन, ये किस लिए लड़ाई थी, ये गांव और शहर की लड़ाई थी, है ना। इसमें लड़ाई जो है वो गांव वाले फार्मर्स और शहर वाले फार्मर्स के बीच में हो रही थी। ठीक है ना। बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया, यूज कास्ट लिंकेज ऑफ फार्मर्स। इन्होंने कास्ट का सहारा लेकर फार्मर्स की बात रखी। मोस्ट ऑफ द बीकेयू मेंबर्स बिलोंग टू अ सिंगल कम्युनिटी, ये एक ही कम्युनिटी को एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे। यूज ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत। अर्ली 1990s में क्या हुआ, बीकेयू ऑपरेटेड एज अ प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिक्स एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत बढ़िया बात कह रहा है बीकेयू ने क्या किया, 1990 तक ये पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट इनका एक दबदबा रहता था पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है ना। कम्युनिटीज डोमिनेटिंग रीजनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आल्सो इंक्लूडेड। भाई और कौन कौन सी है, जैसे कि भाई बेटा मैंने आपको बताया, इट इज शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र, रयाता संघ इन कर्नाटका। ठीक है ना, ये दो और हैं। फिर आता है महेंद्र सिंह टिकैत, ये कौन है भाई, ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बीकेयू। बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के मेन लीडर कौन थे, तो आपका नाम आ गया, इट इज महेंद्र सिंह टिकैत। बीकेयू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू कीप एग्रीकल्चर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। बीकेयू ने बोला कि भाई अपनी सरकार से बोला कि सरकार भाई देखिए ऐसा है, डब्ल्यूटीओ को बोलो कि भाई अपना इसमें उंगली करने की जरूरत नहीं है, ना नाक गुजरने की जरूरत है एग्रीकल्चर के मामले में। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीकेयू। आगे आते हैं, अब आता है, किसान खत्म हो गए यहाँ पर, अब आती है फिशेस की बात। नेशनल फिश वर्कर फोरम, ये क्या है, नेशनल फिश वर्कर फोरम। इंडिया हैव द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भाई एक क्वेश्चन तो आपका सामने ही बन गया कि भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन फिशिंग, या इंडिया स्टैंड्स वेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ फिशिंग। तो भाई वी आर द सेकंड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि फर्स्ट कौन है। ठीक है ना, फर्स्ट कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिश वर्कर्स लाइफ थ्रेटेंड इन अ मेजर वे। अब भाई इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी बेटा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स लेकर आ गए। मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स का मतलब क्या हुआ, मशीन वाली बोट्स वगैरह, बोट्स इंट्रोड्यूस कर दी, मशीन वाली बोट्स इंट्रोड्यूस कर दी, जिससे फिश को आप फिशिंग कर सकते हो, जिसको आप फिश को पकड़ सकते हो। ठीक है ना। अभी तक ये जो फार्मर्स, ये जो आपके वर्कर्स हैं, ये लोग खुद नाव लेकर जाते हैं नदी में, उसके बाद जाल बिछाया, मछलियां उस जाल में आ गई, उसको उनको ट्रैप किया और बोट में भर के ले आए। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ये है मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स। ठीक है ना। मैकेनाइज्ड बोट्स यूज्ड फॉर फिशिंग, ये ऐसी मैकेनाइज्ड बोट्स है जिसका इस्तेमाल सिर्फ फिशिंग में की जाती है। अब भाई इससे ये वर्कर्स नाराज हो गए कि भाई हम क्या करेंगे फिर अगर सारा काम मशीन कर देगी तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। ठीक है ना। एंड टेक्नोलॉजीज लाइक बॉटम ट्रॉलिंग फॉर लार्ज स्केल हार्वेस्ट ऑफ फिश इन दी इंडियन सीज। फिर क्या हुआ, फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं मार वार दिया हो, धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, अपनी डिमांड रखी, लड़ाई लड़ी। Being a state, as fisheries being a state subject, but around mid-18s they formed a national fish worker forum, जिसको हम NFF बोलते हैं। Fish workers from Kerala took the main responsibility। ठीक है ना, क्योंकि फिश क्या है, फिश एक स्टेट सब्जेक्ट है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट का प्रोविजन है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे दोनों बना सकती है, बट इन केस ऑफ क्लैश यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने यहाँ पर एक फोरम बनाया, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं NFF, दैट इज नेशनल फिश वर्कर फोरम। ठीक है ना, NFF नेशनल फिश वर्कर फोरम इन्होंने बनाया। ज्यादा जिम्मेदार इसमें कौन लोग थे, कहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, केरला के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है ना। NFF फॉट इट्स फर्स्ट लीगल बैटल विद द यूनियन गवर्नमेंट। भाई यूनियन गवर्नमेंट के साथ इनकी बैटल हुई। देखो क्यों वो बोल रही है कि यूनियन गवर्नमेंट फिश जो है वो फिश जो है वो आपके स्टेट सब्जेक्ट का एक मैटर है,
और उस पर गवर्नमेंट ने डिसीजन बना दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है ना। तो एनएफएफ ने क्या किया, दैट मीन्स नेशनल फिश वर्कर फोरम ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट के साथ इनकी लड़ाई हुई, बैटल हुई, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट सक्सेसफुली इन 1991 अबाउट द गवर्नमेंट्स डीप सी फिशिंग पॉलिसी दैट ओपन अप इंडियाज वाटर टू लार्ज कमर्शियल वेसल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो भाई ये फर्स्ट बैटल हुई थी जिसमें वो लोग उन्होंने डिमांड रखी, एंड क्या हुआ, गवर्नमेंट्स डीप सी फिशिंग पॉलिसी, ये एक पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी जिसमें क्या बोला, इंडियाज वाटर टू अ लार्ज कमर्शियल वेसल्स इंक्लूडिंग ऑफ द मल्टी फिशिंग कंपनीज, की कई सारी कंपनीज इसमें आकर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। एनएफएफ बेसिकली वर्कड फॉर दोज, एनएफएफ किन के लिए काम कर रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ फिशिंग पर ही रिलाई करते थे, उनकी रोजी रोटी सिर्फ फिशिंग पर ही चलती थी, रादर देन दोज हु इन्वेस्ट इन द सेक्टर फॉर प्रॉफिट। भाई कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट के लिए पैसा लगा रहे थे, कुछ लोग प्रॉफिट के लिए फिशिंग में आ रहे थे, बट एनएफएफ ने किसके लिए लड़ाई लड़ी, सिर्फ उनके लिए लड़ाई लड़ी इन लोगों ने जो सिर्फ फिशिंग से अपनी रोजी रोटी अपना घर चला रहे थे। सो फाइनली क्या होता है, 2002 में एनएफएफ एक नेशनल वाइड स्ट्राइक करती है, यानी पूरे देश भर में एक हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो डिसीजन था गवर्नमेंट का ये इंट्रोड्यूस करना फॉरेन ट्रॉलर्स को, इसके अगेंस्ट उन्होंने पूरा एक नेशन वाइड स्ट्राइक करी थी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी फिशर की मूवमेंट, ये अब फिशर्स खत्म हो गए। अब आते हैं एंटी एरिक मूवमेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है एंटी एरिक मूवमेंट, देखो इन आंध्र प्रदेश में क्या था, वुमेन डिमांडेड अ बैन ऑन सेल ऑफ लिक्विड इन देयर नेबरहुड्स। भाई औरतों ने क्या किया, औरतों ने यहाँ पर डिमांड ये रखी कि भाई ये शराब वराब बेचना बंद करिए। स्टार्टेड इन डूबागुंता विलेज इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के पास ये जगह है, वहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एरिक एंड फॉरेस्ट क्लोजर ऑफ वाइन शॉप्स एंड फोर्स्ड क्लोजर ऑफ वाइन शॉप्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज एरिक, एरिक इज अ लिकर, इट इज अ वाइन, इट इज एन अल्कोहल, ठीक है ना। तो वुमेन ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और डिमांड रखी कि भाई ये सारी की सारी शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा तो सिर्फ लिक्वर से आ रहा है, ठीक है ना। सो एरिक ऑक्शंस इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट्स वर पोस्टपोन्ड 17 टाइम्स, यानी जब ये एरिक ऑक्शंस होने वाले थे तो ये इतना प्रोटेस्ट किया, औरतों ने इतना किया कि 17 बार इस ऑक्शन को, इस नीलामी को पोस्टपोन करना पड़ा। गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू यूज अ बैन, गवर्नमेंट बैन नहीं करना चाह रही थी, क्यों, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था सरकार के लिए, स्टेट के लिए, तो कैसे बैन करते भाई। लेटर ऑन बाद में क्या होता है, ग्रुप ऑफ लोकल वुमेन आल्सो एड्रेस अदर इश्यूज, इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज उन्होंने हाईलाइट करे, एड्रेस करे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, डाउरी, दहेज, सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस। तो इसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया था। ओके, देन after 73rd and 74th amendment that gave reservation to the women in local level politics, आपको पता है 73rd amendment हुआ था, फिर 74th amendment of the constitution हुआ था, जिसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था लोकल लेवल पॉलिटिक्स में, यानी जो आपकी पंचायत हैं इसमें रिजर्वेशन दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में अभी रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को, लास्ट रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को किसमें, लोकल आपकी लोकसभा एंड दी विधानसभा, ठीक है ना। वुमेन एक्सटेंडेड अ डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अमेंडमेंट है भाई, क्वेश्चन यही आ सकता है कौन सा अमेंडमेंट था, तो इट वाज 106th अमेंडमेंट, जिसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बिल कहते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2003, ठीक है ना, या इसको आप कह सकते हो नारी शक्ति वंदन अभियान, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल इन 2023। एक स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, इस पे लेजिस्लेशन किया गया, 33% सीट जो है वो डायरेक्टली वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, एज वेल एज दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर दी वुमेन, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ये बेटा एक यहाँ पर डैम बनाने की बात करी गई थी। अब जब डैम आप बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब डैम हवा में तो बनेगा नहीं, डैम बनेगा जमीन पे, वो जमीनें किसी न किसी की थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको डिसलोकेट करने की बात करी कि भाई ठीक है हम आपको कहीं से
डिसलोकेट नहीं, रीलोकेट करने की बात करी थी। गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम आपको रीलोकेट कर देते हैं, अभी आप यहाँ पर रह रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पर रह रहे हो, हमें यहाँ पर डैम बनाना है, हम आपको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रीलोकेशन की बात करी गई थी, लेकिन फिर यहाँ के लोग जो है वो मान नहीं रहे थे, मान इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि दे वांटेड कि एक हद तक हमारी जमीन है, हमारे हाथ से हमारी जमीन जा रही है, वो उनके पूर्वजों की जमीनें थी, उस पर वो खेती कर रहे थे, तो उनका मीन्स ऑफ लिवलीहुड उनके हाथ से जा रहा था, ठीक है ना। तो ये आप प्रॉब्लम थी, इट वॉज दी सरदार सरोवर डैम। हाल ही में अभी इसका इनॉग्रेशन भी किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन नर्मदा वैली इन अर्ली 1980s, ठीक है ना। इसमें 30 बड़े डैम्स बनाने की बात करी गई थी, 135 मीडियम साइज डैम्स बनाने की बात करी गई थी और कुछ 3000 स्मॉल डैम्स बनाने की बात करी गई थी नर्मदा रिवर पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर। कौन कौन सी स्टेट में बनाने की बात करी गई थी? एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हेन वाज दिस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, किस पे क्या नाम है प्रोजेक्ट का? तो इट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा प्रोजेक्ट है बेटा? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या था, बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स वर। अब इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन सा था? एक था बेटा आपका नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ये एमपी में चल रहा था, एंड एक था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये आपका गुजरात में चल रहा था। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये क्या थे बेटा? देवर मल्टीपर्पज डैम। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज डैम? कि भाई इस डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करी गई थी कि भाई हम बिजली बनाएंगे, साथ में एग्रीकल्चर के लिए हम पानी भी सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपर्पज था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब हर जगह मैं इसको एनबीए बोलूंगी, क्या बोलूंगी? एनबीए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैम बात कर रही है नर्मदा बचाओ आंदोलन की, ठीक है ना। ये मूवमेंट जो थी वो चलाई गई थी रिवर नर्मदा को बचाने के लिए। अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स, इन डैम्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपोज किया गया था, ठीक है ना। इसी को बेटा डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं कि भाई उस डैम के बढ़ने से किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। भाई किसी का डेवलपमेंट हो रहा है का मतलब डैम बन जाएगा तो एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाएगा, तो ये डेवलपमेंट हुआ। बट किसका डेवलपमेंट नहीं है? जिनकी जमीनें हैं उनको डिसलोकेट करना पड़ रहा है, उनको रीलोकेट करना पड़ रहा है, कहीं और जाकर शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। सो दिस वाज दे अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स एंड क्वेश्चन द नेचर ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री। सपोर्टर ऑफ सरदार सरोवर डैम आर्ग्यू, ये जितने भी लोग इनको सपोर्ट करे थे उन्होंने ये बोला दैट इट वुड बेनिफिट ह्यूज एरिया ऑफ गुजरात एंड द 3 एडजॉइनिंग स्टेट्स इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इफेक्टिव फूड एंड ड्रॉट कंट्रोल। क्या बोला लोगों ने? मेरी बात सुनो, जितने भी लोग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, अगेंस्ट नहीं थे, सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई इसको आप सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि जब ये डैम बन जाएगा तो भाई पानी पीने को पानी मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिल जाएगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी हो जाएगी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, बिजली बनने लग जाएगी, है ना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा। भाई अभी तक गेहूं आप 10 किलो उगा रहे थे, आप 15 किलो उगाना शुरू कर दोगे। इफेक्टिव फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल हो जाएगा। भाई अगर बाढ़ बाढ़ आएगी तो बचा लिया जा सकता है ना, डैम का पानी रोक देते हैं, कंजर्व कर लेते हैं पानी को, या ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया तो डैम का पानी छोड़ देते हैं जिससे कि भाई फसलों में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में बेटा 245 विलेजेस, 245 गांव इन 3 स्टेट से वर एक्सपेक्टेड टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर। क्या था ये? इसमें ये बोला गया, इस प्रोसेस में जहां ये डैम बनाने की बात कर रहे थे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इसमें ये बोला गया कि 245 गांव इन 3 जगहों के, गुजरात के, आपके ये एमपी के, ये था ना, मैंने आपको बताया था ना, गुजरात के, एमपी के एंड महाराष्ट्र के 245 गांव डूबने वाले थे, है ना। क्योंकि अब भाई पानी भरेगा, डैम बनाएंगे तो भाई ऊंचा डैम बनता है, थोड़ा ऐसा इतना सा डैम तो बनता नहीं है, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी था। यानी कि कुछ 2.5 लाख पीपल को रिहेबिलिट करने की जरूरत थी, 2.5 लाख लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत थी। इस 245 गांव में 2.5 लाख लोग रह रहे थे और ये तो 245 गांव है, ये पानी में डूबने वाले थे, ठीक है ना। अगर ये डैम बनता तो ये उसमें डूब जाते। एनबीए का मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन ने क्या डिमांड करा? उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए, आप देखिए इसमें कितना आपका फायदा कितना नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए ऑफ द मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन द कंट्री सो फार। उस पर देखिए, दे आर्ग्यू, उन्होंने क्या बोला? दे आर्ग्यू दैट लार्जर सोशल कॉस्ट फोर्स्ड
Resettlement of these projects must be calculated in such analysis, which is a serious loss of livelihood and culture of affected people and also depletion of ecological sources. क्या बोला उन्होंने बोला कि अगर आप इसका एनालिसिस करने आएंगे, अगर आप ये देखने आएंगे कि भाई कितना डैम से फायदा नुकसान हुआ, तो आपको नुकसान ज्यादा मिलेगा, फायदा कम मिलेगा। तो इस चीज की उन्होंने डिमांड रखी कि भाई एटलीस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो कीजिए कि भाई कितना आपको बेनिफिट होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है। फिर क्या हुआ, इनिशियली नर्मदा बचाओ आंदोलन डिमांडेड ओनली प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो और जस्ट हो, जायज हो, सही रिहेबिलिटेशन करो, ये भी नहीं कि कहीं भी जाकर पटक दो, हमको छोड़ दो कहीं पर भी। लेटर ऑन क्या उन्होंने बोला, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने क्या बोला, दैट लोकल पीपल से मस्ट बी टेकन नेसेसरली बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हमको ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां हमको कोई नुकसान ना हो, जस्टिफाइड जगह हो। फिर उन्होंने बोला नहीं, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप बनाने जा रहे हैं, इसमें लोगों से जो जिनकी जमीनें जा रही हैं, जिनकी जमीनें आप ले रही हैं, एटलीस्ट उनसे तो बात करें आप, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेघा पटकर शी वॉज दी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एनबीए। तो भाई अब क्वेश्चन बनता है एनबीए की मेजर लीडर कौन थी, तो इट वॉज मेघा पटकर। या आ सकता है मेघा पटकर वॉज दी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच आंदोलन, विच मूवमेंट, तो आप बोलोगे एनबीए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने 2003 में, वॉज एन अचीवमेंट ऑफ एनबीए। मेघा पाटकर उन्होंने क्या बोला, इसको बोला जल समाधि प्रोग्राम चलाया था 2002 में। एनबीए यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन सस्टेन्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ये 20 साल तक ये चीजें चलती जा रही थी, 20 साल तक ये डिमांड उनकी चलाई जा रही थी। हाउएवर फाइनली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को बेटा सही ठकराया, सही बताया और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप आगे चलकर कंस्ट्रक्शन डैम की करिए। गो अहेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू एंश्योर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। बट एक शर्त ये लगाई कि जिन भी लोगों की आपने जमीनें ली हैं, जो भी लोग वहां पर रह रहे थे, उनको आप प्रॉपर जगह रिहेबिलिटेट करेंगे, प्रॉपर जगह आप उनको रखेंगे, ये नहीं कि कहीं भी उठाकर आपने फेंक दिया, ठीक है ना। ओके फिर आता है मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। अब बेटा ये आरटीआई है, 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए भी पहले एक मूवमेंट चलाई गई थी, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या था ये बेटा, स्टार्टेड इन 1990, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था बेटा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। क्या नाम है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है ना। ये राजस्थान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या डिमांड करी कि भाई जो हमारे यहाँ सूखा पड़ता है, राजस्थान में अक्सर सूखा पड़ता है, तो हमारे यहाँ जो फेमाइन पड़ता है, जो अकाल पड़ता है, गवर्नमेंट से डिमांड करी कि भाई इसके रिपोर्ट्स और इसके रिकॉर्ड्स जो है वो दिखाइए। रिकॉर्ड ऑफ फेमाइन रिलीफ वर्क एंड अकाउंट ऑफ लेबर फर्स्ट रेज इन भीम तहसील। क्या था ये जो MKSS है, दैट इज मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड ये रखी जो भी कि हमारे राजस्थान में जो भी सूखा पड़ता है, सूखा पड़ने पर गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज वगैरह पहुंचाती है। तो उन्होंने क्या किया, रिलीफ, है ना, रिलीफ वर्क किया। तो ये जो किसान मजदूर किसान शक्ति संगठन था, इसने डिमांड करी सरकार से कि आपने जो भी रिलीफ पहुंचाया है लोगों को, उसके एक प्रॉपर रिकॉर्ड हमें दिखाइए, है ना, प्रॉपर दिखाइए। फिर क्या हुआ, इन 1994 और 1996 क्या हुआ, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने एक जन सुनवाई रखी है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक हियरिंग, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट्स स्टैंड इन पब्लिक। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, पूरी समाज खड़ा है, पूरी जनता खड़ी है, और एडमिनिस्ट्रेशन से बोला, जो ऑफिसर्स थे उनसे बोला खड़े होकर जरा बताइए आपने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या रिलीफ प्रोजेक्ट्स आपने हमारे लिए लाए हैं, सूखा पड़ा तो सरकार ने क्या किया है बताइए। MKSS ऑल्सो इवॉल्व्ड अ घोटाला यात्रा। इसके अलावा उन्होंने एक घोटाला यात्रा भी शुरू करी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना। MKSS फोर्स एंड अमेंडमेंट इन राजस्थान पंचायती राज एक्ट। अब क्या हुआ, आगे उन्होंने बेटा MKSS ने यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक अमेंडमेंट की बात करी राजस्थान के पंचायती राज सिस्टम में, यानी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसमें उन्होंने बोला, एक एक्ट पास करने की बात करी, टू प्रोक्योर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय द पंचायत, कि भाई यहाँ जो पंचायत में जो कॉपीज आ रही हैं कि भाई हम सरकार बता रही है मैंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसा काम किया, वैसा काम किया, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज आनी चाहिए। पंचायत वर ऑल्सो डायरेक्टेड, पंचायत को डायरेक्शन दिया गया टू पब्लिश ऑन अ बोर्ड, उस सबको आप बोर्ड पर छापिए, न्यूज़पेपर्स में भी दिखाइए, द बजट
अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, पॉलिसीज एंड दी बेनिफिशरीज, कि क्या बजट है सरकार का, अगर सूखा पड़ेगा तो क्या करेगी, कितना कैश पैसा खर्च करेगी, क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है और कितना कितनों को यहाँ पर मुनाफा होने वाला है। तो ये MKSS ने डिमांड रखी थी। 1996 में क्या होता है, MKSS बेटा यहाँ पर क्या बना लेती है, बनाती है नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इन दिल्ली। अब देखो ये राजस्थान से कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने क्या बनाया, NCP बनाया बेटा, इसे बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट, ठीक है ना। प्रायर टू दैट, उसी से पहले, यानी ये नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इन दिल्ली बनने से पहले की बात है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया था, जिसको हम CERC बोलते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। दूसरा बेटा प्रेस काउंसिल बनी थी, शौर्य कमेटी बनी थी। इन सब ने क्या ड्राफ्ट प्रपोज किया, RTI इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई, ड्राफ्ट ऑफ RTI लॉ। एंड इन 2002 में क्या हुआ, एक वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, बट कभी भी फोर्स में नहीं आया, इंप्लीमेंट कभी भी नहीं हुआ। इट इज नोन एज वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। 2004 में फाइनली RTI बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा गया था, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2005 में जाकर ये फाइनली हमारे देश में लागू हो गया, हमारे देश के प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए थे। तो इस तरीके से RTI जो है वो आई थी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म हो जाता है, दैट इज कि कौन कौन सी पॉपुलर मूवमेंट्स थी, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, एंड दैट इज रीजनल एस्पिरेशंस। चलो, तो रीजनल एस्पिरेशंस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें अभी आपने क्या क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा मूवमेंट्स कौन कौन सी थी, नॉन पार्टी मूवमेंट्स, पार्टी मूवमेंट्स, किसान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, BKU, MKSS, है ना, ये सब का आपने पढ़ा है। इसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आओ जरा देखते हैं। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, एरिया ऑफ टेंशन। अब देखो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, इसमें आप पढ़ने वाले हो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, कि जो पाकिस्तान डिमांड करता है हमारा हिस्सा है, हम बोलते हैं हमारा हिस्सा है, जो कि एक्चुअली हमारे इंडिया का हिस्सा है, जबरदस्ती वो बोलते रहते हैं हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, ये होने वाला है। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अप। अब जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, वैसे ही ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर भाई किसका एरिया है? Apart from between India and Pakistan, it was also a question of political aspiration of the people of Jammu Kashmir. मतलब ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बना जिसमें खाली इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं थी, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे, वहां के जो लोकल पीपल थे, उनके भी एस्पिरेशंस, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या ख्वाहिश है, इस पे भी बात आ गई थी। सिमिलरली ऐसे ही बेटा कुछ आपका उधर चाइना के साइड पर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पड़ता है, चाइना तो आज भी बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, गलत बोलता है, हमारा हिस्सा है। क्योंकि जब हमारा बंटवारा हुआ था, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि भाई चाइना ने बोला कि भाई हम इस बंटवारे को नहीं मानते, इंडिया ने बोला कि ऐसा है भाई, अंग्रेज बंटवारा करके गए हैं, वो हिस्सा हमारा है तो हमारा है, चाइना ने कहा हम नहीं मानते, इल्ले, ठीक है ना, ऐसी चीजें। तो ये वाली चीजें हम कॉन्फ्लिक्ट्स इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाई Similarly, in some parts of the Northeast, there was no consensus about being a part of India. वहाँ के लोग भी जो है सेपरेशन की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको अलग अलग स्टेट बनाकर, अलग अलग कंट्रीज बनाकर दे दीजिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, इंडिया के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। Then what happened? First Nagaland, then Mizoram witnessed strong movement demanding separation from India. तो पहली डिमांड आई नागालैंड से, दूसरी डिमांड आई मिजोरम से। उन्होंने क्या डिमांड रखी कि भैया हमें इंडिया से सेपरेट होना है, हमें इंडिया के साथ मिलकर नहीं रहना है, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन, हम इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं बनेंगे, अलग अलग पार्ट पड़ेंगे। ऐसे बेटा कुछ यहाँ साउथ में भी चीजें आई थी। इन द साउथ some groups from the Dravid movement briefly toyed with the idea of separation community in Tamil Nadu. तमिलनाडु में जब ये बात आई कि भाई हिंदी को अपोज करने, हिंदी को थोपने की, इम्पोज करने की बात आई कि भाई हिंदी विल बी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो तमिलनाडु ने धमकी दी कि भैया अगर तुमने हिंदी अप्लाई कर दी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें हिंदी नहीं आती है, प्लीज रिमेन इंग्लिश। एक्चुअली होना क्या था बेटा, 1965 तक इंग्लिश का यूज करना था, 1965 के बाद इंग्लिश बंद करके हम हिंदी का ही प्रयोग करने वाले थे। बट साउथ स्टेट्स ने बहुत ज्यादा अपोज किया इस चीज पर कि भाई प्लीज हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज मत डिक्लेयर करिए, क्योंकि वी डोंट नो हिंदी। तो देखो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का रीजन की प्रॉब्लम आएगी, ईस्ट में हमारे यहाँ मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम आई, साउथ में हमारे यहाँ तमिलनाडु ने हमको धमकी दी कि भाई अगर आपने यहाँ जरा से भी दाएं बाएं किया सरकार तो सोच लेना हम अलग हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। On the contrary, in the north, there were pro-Hindi agitations demanding that Hindi may be made the official language immediately.
अब भाई नॉर्थ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में चल रहा था कि नहीं नहीं हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, साउथ में क्या चल रहा है, हिंदी नहीं होनी चाहिए। अब भाई सरकार करे तो करे क्या। डिमांड फॉर पंजाबी स्पीकिंग स्टेट वाज फुलफिल्ड इन 1966 व्हेन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वर क्रिएटेड। अब हुआ क्या बेटा, एक्चुअली क्या था, सबसे पहली स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस बनी थी दैट वाज दी आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश वॉज दी फर्स्ट स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी थी। जब एक स्टेट बनी तो उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट्स बनती गई, फिर बिहार बना, वेस्ट बंगाल बना, आपका महाराष्ट्र बना, गुजरात अलग, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, पंजाब हरियाणा अलग हो गए, ठीक है ना। ये आपके सारे स्टेट्स बनते चले गए। तो ऐसी पंजाब की डिमांड आई थी कि भाई जो लोग पंजाबी बोल रहे हैं उनके लिए अलग से एक पंजाब की स्टेट बना दीजिए, एंड दैट वाज फुलफिल्ड इन 1966। तो ये था आपका अलग। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। आज के टाइम पर ये खत्म कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। had a special status under 370 of the Indian Constitution, comprised of three social and political region। इसमें 3 रीजन आते हैं अंडर 370 में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। इनकी प्रॉब्लम थी, क्या था जम्मू में, क्या था, जम्मू मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स, यहाँ पर आपको मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी। कश्मीर में आपको कश्मीर वैली में क्या मिलेगा, मोस्टली कश्मीरी मुस्लिम्स मिलेंगे और हिंदूज बहुत कम मिलेंगे। लद्दाख की बात करें तो बेटा ये ज्यादातर आपका माउंटेनियस रीजन है। भाई बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पर जिनका एक ख्वाब होगा बाइक से कश्मीर लद्दाख जाने का, राइड करते जाने का, सभी का होता है, क्योंकि वहाँ की सीनरीज ऐसी है, ऐसी सीनरिक ब्यूटी है ना कि वो एंजॉयमेंट यार बाइक के थ्रू है, उसके अलावा नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इक्वली डिवाइडेड पॉपुलेशन मिलेंगे, आपको वहां मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉपुलेशन आपकी मैंने आपको बताई। नाउ रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है, बहुत ही जबरदस्त है भाई बेटा, बहुत मजेदार बातें, आओ जरा जानते हैं, हंसी आएगी तुम्हें। चलो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर बेटा एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है ना। वहां पर एक राजा का रूल चल रहा था और उस राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह बेटा इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, बल्कि वो अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस डिमांड कर रहे थे कश्मीर के लिए, ठीक है ना। जो वहां के राजा थे हरि सिंह ने बोला ना इंडिया ना पाकिस्तान, हमें अपना एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए है, ठीक है। फिर क्या हुआ, द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट वॉज लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, वांटेड टू गेट रिड ऑफ महाराजा बट वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। अब वहां पर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो मूवमेंट किसने स्टार्ट करी, वो मूवमेंट स्टार्ट करी गई किसने, शेख अब्दुल्ला ने। किसने करी बेटा, शेख अब्दुल्ला ने मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। और इस मूवमेंट का क्या था बेटा, पहले तो ये बताओ कि कहाँ का था ये बंदा। इट वाज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेटा ये बंदा था, जिसने क्या डिमांड रखा, हरि सिंह को हटाओ यहाँ से, ये जो राजा है हरि सिंह इसको यहाँ से दफा दफा करो, प्लस दूसरी चीज पाकिस्तान को ज्वाइन करने में नहीं चाह रहा था, he did not wanted to join Pakistan। Then what happened? अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कुछ ट्राइबल्स इन्फ्लेटर्स टू कैप्चर कश्मीर, कुछ अपने आदमी भेज दिए, जाओ जरा कश्मीर में कब्जा करके आओ। पाकिस्तान चौड़ में तो बहुत ही रहता है, जैसे चौड़ में आता है हम इंडिया उनको ऐसे मार देते हैं वैसे हो जाते हैं एकदम से, है ना। तो उन्होंने अपने कुछ आदमी भेज दिए कि जाइए जरा इनको मार के आइए, कश्मीर में अपना कब्जा वब्जा करके आओ यार, बंदा नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कश्मीरी नहीं मिल रहा हम लोगों को। महाराजा ने क्या किया भाई, उस टाइम पर राजा कौन था, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने इंडियन मिलिट्री का सपोर्ट मांगा, ठीक है ना। महाराजा हरि सिंह ने, जो कश्मीर का राजा है, उसने इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा कि भैया हमको सपोर्ट करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। इंडियन मिलिट्री की सपोर्ट मांगी उसने। जब महाराजा हरि सिंह ने, अब भाई गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करेंगे। ये क्या होता है मैम, याद करो लेक्चर नंबर 1 जहां मैंने आपको चाइना और जम्मू कश्मीर पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था इंडियन स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी, एक साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर आपको इंडियन स्टेट ज्वाइन करना है तो यू हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है हरि सिंह से, पहले ये साइन करो। इंडिया हेल्प्ड हिम एंड ड्रोव बैक द इन्फ्लेटर्स फ्रॉम द कश्मीर वैली। तो इस तरीके से हरि सिंह ने उस पर साइन करा, और साइन करने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन आर्मी भेजी, हरि सिंह की मदद हुई और पाकिस्तान के लोग वापस चले गए। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान रेज द इशू इन यूएनओ, पाकिस्तान चुप नहीं बैठा, यूएनओ पहुंच गया। यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या हुआ, विच इन इट्स रेजोल्यूशन डेटेड 21 अप्रैल 1948 के दिन उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया।
क्या बोला उसमें? 3 स्टेप प्रोसेस बोला टू रिजॉल्व द इशू। 3 स्टेप्स दिए, आप बोल सकते हो 3 सॉल्यूशंस दिए इस जम्मू कश्मीर के प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। क्या था प्रोसेस? पहला प्रोसेस था पाकिस्तान हैड टू विथड्रॉ इट्स एंटायर नेशनलिटीज टू एंटर व्हेन हु एंटर इनटू कश्मीर। पहले उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, पाकिस्तान को बोला गया कि आपके जितने भी लोग कश्मीर में घुस गए हैं, घुसपैठ करे हुए हैं, जितने भी आपकी नेशनलिटीज हैं, उन सबको आप वापस अपने देश बुला लीजिए। ठीक है भाई, पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंडली क्या था? इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यूएनओ ने कहा कि इंडिया आप अपने आर्मियों को वापस पीछे अपने अपने अंडर में ले लीजिए, वापस बुला लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सुख शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि एक प्लेबिसाइड करवाइए was to be conducted in a free and impractical manner. What is plebiscite? प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि लोगों के हाथ में आप ये फ्रीडम दें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये जो थर्ड वाला प्रोविजन है, ये आज तक इंडिया में नहीं हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने बोला कि यार वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो हम उसे प्लेबिसाइड क्यों करवाएं? यूएनओ कौन होता है बोलने वाला? वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे देश की टेरिटरी है, अंग्रेज हमें देके गए हैं, वो हमारा हिस्सा है, तो हम उसमें प्लेबिसाइड क्यों करवाएं? However, no progress could be achieved under this resolution. इस रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन पास किया गया, जो 3 स्टेप्स लाए गए, इसमें कोई भी नतीजा निकल के नहीं आया। ठीक है ना? मीनवाइल क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला, कौन है शेख अब्दुल्ला? वही जो हरी सिंह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, टुक ओवर एज पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948। ठीक है ना? उस टाइम पर देखो बेटा पीएम होता था, वहां पर जैसे आज के टाइम पर सीएम होता है ना? आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था जो कि अब खत्म हो गया है। तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में जो सीएम होता था उसको बेटा वहां का पीएम बोलते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो शेख अब्दुल्ला जो है वो पीएम बन जाते हैं जम्मू कश्मीर के, वाइल इंडिया एग्रीड टू ग्रांट इट्स प्रोविजन ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370। तो वो पीएम तो बन गया, लेकिन इंडिया ने क्या बोला कि ठीक है आप वहां के पीएम हैं और हम आपको प्रोविजनल ऑटोनॉमी देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजनल ऑटोनॉमी? कि भाई आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन आपको अपनी टेरिटरी चलाने की पूरी आजादी है, जैसा भी आप चाहे चला सकते हैं, जैसे बाकी स्टेट है वैसे आप भी हैं। 370 में उन्होंने प्रोविजन दिया गया। ठीक है। नाउ सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर केम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइबल इन्वेजन। अब वहां पर ट्राइबल्स ने इन्वेजन करना शुरू करा। ट्राइबल्स यानी वहां के जो लोकल पीपल, जो लोकल ट्राइब्स थी वहां की, उन्होंने इन्वेजन करना शुरू करा। तो कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का क्या हो गया बेटा? पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। उसे हम क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान डिस्क्राइब्स दिस एरिया एज आजाद कश्मीर, while India claims it and एलेक्स इलीगल कंट्रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर बोलता है और हम इंडिया कहते हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा है, हमारा इस पे कंट्रोल है। नाउ फिर क्या होता है बेटा? 1965 में ये जो पीएम का प्रोविजन था ये चेंज हो जाता है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, और सीएम बन जाता है। सो फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर गुलाम मोहम्मद साकिब बिलोंग टू कांग्रेस। तो ये बन जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहले सीएम। जो शेख अब्दुल्ला थे बेटा, ही ऑल्सो बिकेम द सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन हिम एंड इंदिरा गांधी इन 1974। देन ही डाइड इन 1982। उनके सन, उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला बिकेम द सीएम। आफ्टर दैट मेनी इलेक्शंस एंड डिफरेंट पार्टीज केम इन पावर। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में चलता रहा। फाइनली ऑन 5th अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिसकी बहुत चांसेस हैं आपके पेपर में आने की, दैट इज कि भाई ये जो आर्टिकल 370 है ये कब अबॉलिश किया गया है? तो ये अगस्त अबॉलिश किया गया था इन 2019। 5th अगस्त 2019 को ये अबॉलिश किया गया था। जम्मू कश्मीर को एक यूटी रिकॉग्नाइज करा गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। एक बना आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक बन गया आपका लद्दाख रीजन। ठीक है ना? तो भाई हमारी गवर्नमेंट ने बोला हम मसला ही खत्म कर दे रहे हैं, हमने उसको उठाकर यूटी बना दी। यूटी का मतलब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना? ऐसे था। ओके, तो ये खत्म हो गया बेटा किसका मामला? ये मामला खत्म हो गया कश्मीर का। अब आता है आपका पंजाब। पंजाब में था बेटा आपका अकाली दल। ये क्या थी बेटा? दिस वॉज अ विंग ऑफ सिक्स। ये सिखों की एक, सरदारों की एक ये पॉलिटिकल विंग थी। कब बनी थी? 1920 में बनी थी। लेट द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा। ठीक है ना? Resolution passed at a conference at Anandpur Sahib in 1973, which asserted regional autonomy and to redefine the center and state relations. क्या था बेटा? इसमें डिमांड करा गया रीजनल ऑटोनॉमी का कि भाई हमको हमारी रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए, हमें अपने स्टेट को पूरी तरीके से चलाने का अधिकार है अपने हिसाब से, और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को हमें सही करना है।
Akali Dal launched a movement on the question of distribution of water between Punjab and its neighbor states in 1980. अकाली दल ने क्या किया बेटा, अकाली दल ने यहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च करा, और वो मूवमेंट किस बेसिस पर था कि जो पानी का बंटवारा है, ये होता है वाटर डिस्प्यूट, इसको बोलते हैं वाटर डिस्प्यूट। ये खाली पंजाब में नहीं, ये साउथ के स्टेट्स में भी चलता है। पानी, क्योंकि भाई पानी की रिक्वायरमेंट हर स्टेट को है, एग्रीकल्चर हर स्टेट को करना है। इंडिया लैंड ही ऐसी है जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है ना। तो वहां पर प्रॉब्लम थी ये कि भाई हमारे पास पानी रहेगा कि भाई आपने मान लो डैम खड़ा कर दिया, तब पंजाब में पानी कहां से जाएगा, नहीं जा सकता। तो एक ये वाटर डिस्प्यूट था पंजाब और उसकी नेबरिंग स्टेट्स के बीच में। मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। लो अब डिमांड आ गई किसकी, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप नहीं बनाओगे तो हम अलग से अपना एक स्टेट बना लेंगे, एंड दैट इज खालिस्तान। मिलिटेंट्स मेड द हेडक्वार्टर इनसाइड द होली श्राइन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अब मिलिटेंट्स ने क्या किया, यानी जो आर्मी वाले लोग थे, जो आर्मी थी, जो मिलिटेंट्स थे बेटा, उन्होंने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर कहाँ बना लिया, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर ये लोग घुस के बैठ गए और उन्होंने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया एंड टर्न इनटू एन आर्म्ड फोर्ट्रेस। तो वो गोल्डन टेम्पल जो एक इतना होली श्राइन है, वो एक आर्म्ड फोर्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, जून 1984 में क्या हुआ, जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पर हमारे देश में कौन प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं ब्लू स्टार ऑपरेशन, ठीक है ना। ये कोड नेम था आर्मी एक्शन का। कोई भी ऑपरेशन बेटा ऐसा ही नाम मिलेंगे आपको, ब्लू स्टार मिलेंगे, ठीक है ना। क्या था ये, उन्होंने बोला कि भाई जितने भी यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उन सबको बाहर निकालो। तो गोलियां चलवा दी थी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जिससे कि सिख कम्युनिटी बहुत नाराज हुई थी इंदिरा गांधी से, ठीक है ना। एंड फ्लश्ड आउट द मिलिटेंट्स, डैमेज द हिस्टोरिकल टेम्पल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख। इससे क्या हुआ, डीपली बहुत ज्यादा सिखों को गुस्सा आया कि भाई आप कैसे किसी का यार वो एक सेक्रेट श्राइन है, लोग वहां जाकर प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर आपने गोलियां चलवा दी। तो सिखों को बहुत नाराजगी हुई इंदिरा गांधी से, एंड फाइनली क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी को एसिनेट कर दिया, मार दिया गया था। उनके खुद के बॉडीगार्ड्स थे, है ना, उनके खुद के बॉडीगार्ड्स जो कि सिख थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को मार दिया था ऑन 21 अक्टूबर ऑफ 1984, उन्हीं के रेसिडेंस के बाहर बाय सिख बॉडीगार्ड टू टेक रिवेंज ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है ना। 2000 सिख बेटा दिल्ली में मारे गए थे, इतना बुरा हालत था, हिंदूज ने इतना मारा सिख को, इतना मारा दिल्ली में कि भाई किसी भी सिख को यहाँ पर, जैसे भाई सिख क्या होते हैं, वो पहनते हैं ना पगड़ी, उनके बाल होते हैं यहाँ पर, है ना, तो अगर किसी भी सिख के देख लिया उन्होंने मार देते थे। लाल सिंह चड्ढा वो मूवी है, स्टार्टिंग में यही दिखाया गया है, वो दिंगे दिखाए गए हैं जो हुए थे, तो वो चोटी कटवा देती है उसकी कि भाई कम से कम जान तो रहेगी। Okay, so 2006 were killed in Delhi riots alone. Later on 20 years 20 साल बाद मनमोहन सिंह जी ने इन किलिंग्स पर बहुत ज्यादा अफसोस जताया था, ठीक है ना। फिर जुलाई 18 1985 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में बेटा, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड हर सिंह लोंगवाल, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल, ठीक है ना। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं पंजाब अकॉर्ड, ठीक है ना। पंजाब अकॉर्ड में क्या बोला गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अलग से एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो एग्रीड अ ट्रिब्यूनल टू डिसाइड शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, यहाँ तक कि जो रावी और ब्यास जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों स्टेट्स के बीच में अमंग पंजाब हरियाणा राजस्थान, इसको भी एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें ये वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। देन कॉम्पनसेशन टू दोज अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी इन पंजाब में जो मिलिटेंसी हुआ था, जो गोलियां चली थी, उसमें लोगों को कॉम्पनसेशन वो क्या कहते हैं कि मुआवजा दिया जाएगा। एंड विड्रॉल ऑफ AFSPA, ये क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब, जो पंजाब में स्पेशल पावर एक्ट बनाए गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पंजाब का मामला खत्म। अब आता है आपका नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है बेटा वहां पर 7 स्टेट्स है ना, कौन कौन सी 7 स्टेट्स है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इनकी बात करें तो भाई यहाँ पर क्या है, ये लोग अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। 22 किलोमीटर लंबी ये बाउंड्री है। इनका जो कॉरिडोर है वो क्या है, कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री नोन एज द चिक नेक। भाई इसको चिकन्स नेक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो लैंड बाउंड्री जो शेयर हो रही है वो कुछ मुर्गी की गर्दन की तरह होती है, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स शेप।
अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। वहां पर देखो मैंने आपको बताया था नागालैंड ने डिमांड करी कि हमको अलग से कंट्री बना दो, फिर मिजोरम ने डिमांड करी, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार इंडिया टूट जाएगा, इससे अच्छा इनकी डिमांड्स को हम मानते हैं, कुछ करते हैं। नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963 में नागालैंड बन गई, फिर मणिपुर बन गई, फिर मेघालय बन गई, फिर त्रिपुरा बन गई, फिर मिजोरम बन गया, फिर अरुणाचल प्रदेश बन गया। तो आपकी सेवन तो यहीं पर ही आ गई यार, आपकी है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। 7 एक कौन सी रह गई है, आसाम। ठीक है ना। 3 इशू डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 3 इश्यूज कौन कौन से थे, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, पहले डिमांड आई भाई हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने स्टेट अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। दूसरी डिमांड आई मूवमेंट फॉर सेसेशन एंड ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स, कि भाई बाहर के कोई लोग अब नहीं आएंगे, और दूसरा हम अलग होना चाहते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, जब आजादी की बात थी, एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कॉम्प्राइज द आसाम स्टेट। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब कौन सी स्टेट्स थी, मणिपुर थी और त्रिपुरा था। एंटायर रीजन, पूरा रीजन, नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज्ड ऑफ आसाम, वो पूरा आपका आसाम कहलाता था, सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा अलग था। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज when non-Assamese felt that Assam government was imposing Assami language on them। अब फिर क्या बात हुई, यहां पर बात आई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की। लोगों ने यहाँ डिमांड रखी कि भाई हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, दैट मीन सेपरेट स्टेट बना कर दीजिए हमें, हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर। क्यों, क्योंकि जो आसाम की गवर्नमेंट थी वो आसामी लैंग्वेज इंपोज कर रही थी, और वहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आसाम की लैंग्वेज नहीं आती थी। फॉर्म्ड ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, तो उन लोगों ने क्या बनाया, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, जिसको बाद में ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1960 में बन गई थी। क्या डिमांड करा, डिमांडेड ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, कि जितनी भी हमारी ट्राइबल स्टेट्स है आसाम से अलग हटकर बना दीजिए, दैट मीन्स आसाम को तोड़कर अलग अलग ट्राइबल स्टेट्स बना दीजिए। विद इन आसाम टू, आसाम के अंदर भी कई सारे ट्राइब्स थे, जैसे कि आपको बोडोस मिलेंगी, कर्बीज मिलेंगी, दिमासास ट्राइब्स मिलेंगी, वांटेड अ सेपरेट स्टेट, ये सब अलग अलग स्टेट्स की डिमांड कर रही थी। हाउएवर कर्बीज, बोडोस एंड दिमासास वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर द डायरेक्ट काउंसिल्स, तो काउंसिल्स में इनको ऑटोनॉमी दी गई। तो ये था आपका आसाम के बारे में। अब मिजोरम की बात आती है कि भाई मिजोरम में ये सेशनेस मूवमेंट हुई थी मिजोरम में, दैट मीन्स अलग हो जाएंगे इंडिया से, धमकी दे रहे थे अलग हो जाएंगे इंडिया से। क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस मिजो हिल एरिया वाज मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ठीक है भाई, सम मिजोस, कुछ मिजोरम के लोग बिलीव दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड देयरफॉर डिड नॉट बिलोंग टू इंडियन यूनियन। उन्होंने बोला कि भाई हम तो कभी भी अंग्रेजों के टाइम पे भी हम कभी इंडिया के हिस्से थे ही नहीं, तो हम इंडिया के साथ क्यों मिले भाई, जबरदस्ती मिला रहे हो अब तुम हमें। When Assami government failed to respond adequately to the Great Famine of 1959 in Mizo Hill, जब मिजो हिल में यानी मिजोरम में जब भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने पीने को नहीं था इन 1959, तो आसाम की गवर्नमेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, यानी प्रॉपर लोगों का देखभाल नहीं कर पाई। तो मिजोरम के जो लोग थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने MNF बनाया, दैट इज मिजो नेशनल फ्रंट। क्या बनाया, मिजो नेशनल फ्रंट। किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। किसकी लीडरशिप में, लाल डेंगा। ठीक है ना। कैंपेन उन्होंने स्टार्ट करी कब, फॉर इंडिपेंडेंस इन 1966। आजादी की बात करी मिजोरम की कि भाई मिजोरम को अलग एक स्टेट बना दो, अलग हमारी कंट्री कर दो। खूब लंबी लड़ाई चली इन लोगों की, यानी जो MFS बना है मिजो नेशनल फ्रंट, और इंडियन आर्मी की खूब लड़ाइयां चलती रही। इवन एयरफोर्स को भी यूज करना पड़ा, एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि भाई एयरफोर्सेस का भी यूज करना पड़ा। देन लाल डेंग को एक्साइल टू पाकिस्तान भेजे, एंड आफ्टर 20 years ऑफ इंसर्जेंसी लाल डेंग केम बैक फ्रॉम एक्साइल एंड स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 20 साल के बाद ये भाग गए थे पाकिस्तान, उसके बाद ये वापस आए और वापस आकर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेगोशिएशन करना शुरू करा। फाइनली दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटमेंट होती है बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा। ठीक है ना। मिजोरम को पूरा फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया गया, यानी कि उसको अलग से स्पेशल पावर्स दी गई और उनको बोला गया कि भाई आपकी अलग से स्टेट है, आप जैसे चाहें अपने स्टेट को चला सकते हैं। MNF एग्रीड टू गिव अप सेशनिस्ट स्ट्रगल, यानी जो मिजो नेशनल फ्रंट था उसने बोला ठीक है भाई हम आपकी बात मानते हैं, देश की सरकार है आप, और हम इस अलग होने वाली धमकी जो हमने स्ट्रगल चलाई थी, जो हम मूवमेंट चला रहे थे, इसको हम बंद कर देते हैं। लाल डेंगा टुक ओवर एज CM, तो लाल डेंगा जो है वो वहां के CM बन जाते हैं। अब आता है नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ था, सम सेक्शन ऑफ नागा लेड बाय अंगमी
ज़फू फिज़ो declared independence from India way back in 1951. इन्होंने अपने आप को आज़ाद बोल दिया, भैया हम आज़ाद हैं। नागालैंड के लोगों ने 1951 में ही बोल दिया कि भैया ये बेटा उनका नाम है अंगामी ज़फू फिज़ो, ठीक है ना। डिक्लेयर, उन्होंने क्या डिक्लेयर करा कि भाई इंडिया से हम इंडिपेंडेंट हैं 1951 में। फिज़ो टर्न डाउन मेनी ऑफर्स ऑफ नेगोशिएटेड स्टेटमेंट्स। कई सारे नेगोशिएशन हुए इन लोगों के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड के इनके बीच में, फिज़ो के बीच में, कि भाई ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, जैसे हमने नागालैंड, जैसे हमने मिजोरम को शांत कर दिया आपको भी कर देंगे। बट फिज़ो ने नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी। नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च एन आर्म स्ट्रगल। लो भाई हथियार वथियार पे उतर आए। आफ्टर सम वायलेंट इंसर्जेंसी अ सेशन ऑफ नागा साइंड अ ट्रीटमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर नागास। तो फिर क्या हुआ, फाइनली जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद जब चीजें सेटल होने लगी तो नागा के लोगों ने और इंडिया गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन बाद में एग्रीमेंट जो है वो बाकी नागालैंड जो बाकी जो एरियाज थे उस पर इम्पोज नहीं हुआ था। फिर आसाम की बात आ गई। अब क्या हुआ, मेन इशू वॉज आउटसाइडर्स और इन्फ्लेटर्स। मेन इशू क्या था बेटा, आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम थी। आप याद करो बेटा, आउटसाइडर्स बहुत आ गए थे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में कि कितने 80 लाख पीपल वर केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया और हमने उनको रेफ्यूजीज की तरह हमने ट्रीट किया था। 1979 में AASU दैट मींस ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये स्टूडेंट्स की एक यूनियन थी, इन्होंने एक एंटी फॉरेनर मूवमेंट चलाई थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, इट वाज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, जो इलीगल तरीके से माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आसाम में नागालैंड में रह रहे हैं। अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज, जो बंगालीज डोमिनेट कर रहे हैं और जो और दूसरे आउटसाइडर्स हैं जो आ रहे हैं। एंड ऑल्सो अगेंस्ट दी फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर्ड, गलत सलत लोगों का नाम आपने वोटर लिस्ट में रखा हुआ है, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द नेम ऑफ लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स डिमांडेड 1951 एज अ बेस ईयर टू आइडेंटिफाई फॉरेनर्स। कि भाई 1951 से आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से लोग बाहर के हैं जो हमारे यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, बस गए हैं, उन सबको हटाइए, निकालिए यहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा एक अकॉर्ड साइन करा, दैट मीन्स इन स्टूडेंट यूनियन के साथ, दैट इज ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था 1985 में। क्या एग्री करा कि जो भी आपके फॉरेनर्स आ गए हैं आसाम में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि हटा देंगे। आफ्टर द मूवमेंट AASU एंड AGP यानी आसाम गाना परिषद, ठीक है ना, उन्होंने ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जो कि वहां आसाम में चल रही है। फिर आता है सिक्किम मर्जर। अब सिक्किम को मर्ज करने की बात आ रही है। चलो, तो सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वॉज ऑल्सो नॉट फुल्ली सॉवरेन कंट्री। सिक्किम एक ऐसा रीजन था जो कि इंडिया का पार्ट भी नहीं था और एक पूरा तरीके से सॉवरेन कंट्री भी नहीं थी। डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस वर लुक्ड आफ्टर बाय इंडिया। ये जो आपकी सिक्किम स्टेट थी, इसके जो डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस थे, इसको इंडिया ही देखती थी, इंडिया ही डिसाइड करती थी। व्हाइल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद चौगाल, यानी ये सिक्किम मुनाक था, वहां पर एक मुनाक था, राजा था, और जो भी फॉरेन इन रिलेशंस रखने हैं या डिफेंस जो भी था वो इंडियन गवर्नमेंट देखती थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहां का मुनाक दिखता था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए सिक्किम में 1974 में और सिक्किम कांग्रेस वहां पर जीत गई। The assembly first sought the status of associate state and then in April 1975 passed a resolution for full integration with India. पहले क्या हुआ, पहले खाली यहाँ पर जब सिक्किम कांग्रेस जीत गई तो 1975 में एक रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने बोला कि हम पूरी तरीके से इंडिया से मर्ज होना चाहते हैं। फिर जल्दबाजी में रिफरेंडम हुआ था, असेंबली डिसीजंस पर रिफरेंडम हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करा और सिक्किम जो है वो हमारी 22nd स्टेट बन गई थी 1975 में। तो भाई आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई वो कौन सी स्टेट थी जिसमें इंडिया का सिर्फ फॉरेन और डिफेंस कंट्रोल था, तो वो सिक्किम था। या सिक्किम इंडिया में कब मिला था, 1975 में मिला था, ठीक है ना। जो वहां का राजा था, मुनार्क था चोग्याल, वो इस मर्जर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आपने धोखे से और फोर्स, पुलिस का, आर्मी का यूज करके सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया है। फिर आता है रीजनल एस्पिरेशंस अब्रॉड। अब ये तो इंडिया की बात हो गई, अब इंडिया के बाहर कहाँ क्या क्या रीजनल एस्पिरेशंस थी। जैसे यूके में रीजनल एस्पिरेशन आई थी, साउथ स्कॉटलैंड में आई, वेल्स में आई, नॉर्थर्न आयरलैंड में आई।
स्पेन फेसेस सेसेशन मूवमेंट फ्रॉम बास्की, कि भाई स्पेन में जो लोग थे बास्क्यू थे, उन लोगों ने अलग होने की धमकी दी थी। श्रीलंका फेसेस विद तमिल्स ने किया था जब सिंगल लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की डिक्लेयर कर रहे थे, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे थे, तो फिर तमिल्स ने बोला कि अगर आपने ऐसा किया तो हम अलग हो जाएंगे। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? जो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ये कहता है कि जितनी भी अलग अलग ट्राइब्स है हमारे कंट्री में, उनको पूरी ऑटोनॉमी देने की बात करी गई है। वो अपने कस्टम्स, अपने प्रैक्टिस को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। गोवाज लिबरेशन, ये अलग भाई, अब तुम्हारे गोवा देखकर सपने कुछ और बन गए होंगे, भाई सपनों मत देखना, वापस आ जाओ। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ट्राई करा? वेरी पेशेंटली ट्राई, उन्होंने क्या किया? परसुएड द पोर्चुगीज गवर्नमेंट टू विड्रॉ। जो वहां पर पोर्चुगीज गवर्नमेंट, क्या आपको पता ज्यादातर गोवा में आपको पोर्चुगीज मिलेंगे, आज भी जाओगे तो आपको वहां पर ज्यादातर पोर्चुगीज मिलेंगे, आज भी वहां पर पोर्चुगीज बहुत है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश क्या थी कि भाई ये जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट है ये खत्म हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि हमारा इंडिया आजाद हो चुका है, हम अपने देश का सरकार खुद बना सकते हैं। तो फाइनली ये चीज कब हुई थी? फाइनली इन दिसंबर 1961 में ये चीज हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर अपनी आर्मी भेजी थी टू लिबरेट दीज टेरिटरीज। गोवा, दमन एंड दीव ये आपकी यूटी बन गई थी, ठीक है ना। अनदर कॉम्प्लिकेशन अरोज, अब एक और मुद्दा उठा। महाराष्ट्र में गोमतक पार्टी एमजीपी डिजायर ने क्या ख्वाहिश रखी कि भाई गोवा को जो है महाराष्ट्र के साथ मिला दीजिए। वाइल यूनाइटेड गोवन पार्टी यूजीपी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नहीं, हमको अलग से एक स्टेट बनाने दीजिए, हम किसी में मिलना नहीं चाहते हैं, हम महाराष्ट्र में मिलना नहीं चाहते, हम अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं, है ना। वॉज की टू रिमेन अ स्टेट आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली कोंकणी लैंग्वेज। हमने कहा हमें नहीं मिलना, कोंकणी लैंग्वेज बोल रहा है, हमको अलग रहने, तो मराठियों में नहीं आना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ओपिनियन पोल इन गोवा में उन्होंने पोल करवा दिया, जैसे आप लोग पोल करते हो, उन्होंने पोल करवा दिया। मेजॉरिटी लोगों ने क्या वोट किया कि भाई हम अलग से एक सेपरेट स्टेट बनना चाहते हैं, तो गोवा को यूटी बना दिया गया था। 1987 तक ये यूटी था, उसके बाद ये एक स्टेट बन गया था, ठीक है ना। चलो फिर आती है द्रविडियन मूवमेंट। देख रहे हो ना क्या कैसे कैसे हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई थी, ऐसा हुआ था। द्रविडियन मूवमेंट की बात करते हैं। द्रविडियन मूवमेंट क्या है? लेट द फॉर्मेशन ऑफ अ द्रविडियन खसगम, ये डीके बोलते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है ना, इनको पेरियार बोलते हैं, जो कि ब्राह्मण्स डोमिनेंस को बहुत अपोज करते थे। एंड ये तमिलनाडु के मूवमेंट लिमिटेड टू तमिलनाडु, ये जो मूवमेंट जो चलाई थी द्रविडियन मूवमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु तक ही लिमिटेड थी। क्या था इसमें? डीके स्प्लिट एंड डीएमके बन गई, यानी जो डीके थी ना आपकी द्रविडियन खसगम, ये टूटकर क्या बन गई? द्रविडिया मुनित्रा खसगम केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहली डिमांड क्या थी कि जो हमारा ओरिजिनल नाम है, रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ कालाकुंडी रेलवे स्टेशन, ये जो नाम बदल दिया है, नाम ना बदलो, जो बाद में रीनेम कर दिया था, दलमिया पूर्णम नाम रख दिया था, इसको रिस्टोर कर दो, वापस यही नाम रखो। दूसरा क्या डिमांड रखा? उन्होंने बोला कि भाई तमिल कल्चर, ये इसको हमारे इस बच्चों के स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर है, ये हिस्ट्री का एक ग्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर, तो इसको इंट्रोड्यूस करिए किसमें? बच्चों के करिकुलम्स में। दूसरा डिमांड थी। तीसरी डिमांड क्या थी? अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इट एलेक्ड वाज लिंक्ड टू ब्राह्मिकल आउटलुक। उन्होंने तीसरी डिमांड ये रखी कि भाई जो क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस, उसको जो आप चला के रखे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने एजिटेशन किया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम है ये ब्राह्मिकल आउटलुक देता है, ब्राह्मण्स के बारे में बताता है, हमारे बारे में नहीं बताता है, ठीक है ना। इसके अलावा एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ था 1965 में, मैंने आपको बताया 1965 में क्या था, 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज एज एन इंग्लिश को खत्म करके हिंदी इंपोज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी लड़ाइयाँ हुई थी, अपोज किया गया था। देन डीएमके स्प्लिट हो जाती है बेटा, जब उनके डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ सी एन अन्नादुरी, डीएमके बनती है और एआईडीएमके बन जाती है, तो दो अलग अलग डीएमके बनती है। फिर आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में कुछ दो चार बातें हैं वो आपको पढ़ना है। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद की बात करें तो बेटा ये हम अपने जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर थे ये बेटा। ही वाज द प्रोमिनेंट ऑटोनॉमी एंड सेकुलर पर्सन था। पॉपुलर स्ट्रगल किया था उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अपोज टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट है ये। ही वाज द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीएम बने थे आपके जम्मू कश्मीर के, एज वेल एज बाद में फिर ये सीएम भी बन गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, दूसरा आते हैं ईवी रामास्वामी नायकर, इनको प्यार से हम पेरियार बुलाते हैं बेटा। ही वाज अ सपोर्टर ऑफ एथिज्म, फेमस फॉर एंटी कास्ट स्ट्रगल, है ना। ये जो कास्ट
प्रॉब्लम चल रही थी हमारे देश में, उसके ही अगेंस्ट से बहुत ज्यादा, एंड रीडिस्कवरी ऑफ द्रविडियन आइडेंटिटी, ठीक है ना, जो द्रविड्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को रीगेन इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। पहले बेटा ये कांग्रेस के वर्कर थे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने इसमें देन पार्टिसिपेटेड इन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में जस्टिस पार्टी के मेंबर बन गए थे। द्रविडर कज़गम डीके उन्होंने बनाई है। अपोज हिंदी एंड डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, कि भाई जो साउथ में हिंदी डोमिनेट करने की बात कर रहे थे। प्रोपाउंडरी थ्योरी दैट नॉर्थ इंडियंस एंड ब्राह्मण्स आर आर्यंस, उन्होंने बोला कि जितने भी नॉर्थ इंडियंस और ब्राह्मण्स हैं ये आर्यंस हैं, ये बाहर के लोग हैं, हमारे देश के लोग नहीं है। फिर आता है आपका मास्टर तारा सिंह, ये बेटा सिख लीडर थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड अपोज द कांग्रेस पॉलिसी, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी जिसमें कांग्रेस जो है वो नेगोशिएशन कर रही थी मुस्लिम्स के साथ, ठीक है ना, उसको अपोज किया। एडवोकेट अ सेपरेट पंजाब स्टेट बनाने की उन्होंने डिमांड करी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये ही वॉज ऑल्सो सिख के पॉलिटिकल लीडर थे एंड रिलीजियस लीडर थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल, 1980 में बन गए थे। एग्रीमेंट साइन हुआ था पीएम राजीव गांधी के साथ, एसिनेटेड बाय अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ, ठीक है ना। तो इनको मार दिया गया था, राजीव गांधी जी को भी एसिनेशन हुआ था, आज तक पता नहीं चला कि किसने किया। लाल देंगा, आपको पता है MNF मिजोरम नेशनल फ्रंट, उनके लीडर थे, फाउंडर थे, ठीक है ना। टर्न्ड रिबेल आफ्टर द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ फेमाइन इन 1959, जब वहां की सरकार ने ज्यादा कुछ किया नहीं तो फिर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। आर्म्ड स्ट्रगल करा था 20 सालों के लिए, फिर बाद में राजीव गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने एक मिजोरम का और एक मिजोरम के जो ये लीडर थे लाल देंगा और राजीव गांधी के साथ मिलकर उनका एक एग्रीमेंट किया था एंड बिकेम दी फर्स्ट सीएम ऑफ मिजोरम। फिर आते हैं आपका अंगामी जफू फीजो, ठीक है ना, नागालैंड की बात कर रहे हैं, इन्होंने नागालैंड के इंडिपेंडेंस में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ NNC, दैट इज नागा नेशनल काउंसिल। आर्म स्ट्रगल किया था इंडिया के अगेंस्ट, बाद में पाकिस्तान चले गए थे, वहां से जब लौट के आए तो फिर इन्होंने भी एग्रीमेंट मान लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। स्पेंड लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ हिज लाइफ इन एग्जाइल इन यूके, अपने बचे हुए 30 साल इन्होंने यूके में स्पेंड करे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका काजी लेंधुप दोरजी खांग सरपा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम। ही वॉज अ सिख लीडर, वैसे तो बहुत मुश्किल है बेटा, इनके बारे में कुछ आएगा अगर वेरी मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, इनके बारे में मुश्किल है आना। ही सिख लीडर थे, फाउंडेड सिक्किम प्रजा मंडल बनाई थी, लीडर ऑफ द सिक्किम नेशनल कांग्रेस एंड लेटर ऑन मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मर्ज हो गई थी। देन राजीव गांधी, आपको पता है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे फ्रॉम 1984 टू 1989। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ इंदिरा गांधी, 2 बेटे थे ना उनके, संजय गांधी एंड राजीव गांधी, तो ही वॉज द बड़ा बेटा, ठीक है ना। रीच एग्रीमेंट्स विद मिलिटेंट्स इन पंजाब, मिजोरम, आसाम, इन सबके साथ उन्होंने सारी चीजों को शांत करके रखा, सारे स्टेट्स को शांत करा। प्रेस्ड फॉर अ मोर ओपन इकोनॉमी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की बात करी, आगे देश को बढ़ाने की बात करी और बड़ी इकोनॉमी करने की बात करी गई। सेंट इंडियन आर्मी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट दी सिंगलीज तमिल कॉन्फ्लिक्ट, जो श्रीलंका में सिंगली तमिल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आज भी चलता है बेटा वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी आर्मी भेजी थी उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन बाद में इन्हीं को मार दिया जाता है बाय अ सस्पेक्टेड लिट्टे सुसाइड बॉम्बर, कि भाई वो उनसे मिलने आई थी, अपने साथ बॉम्ब लगाकर आई थी, खुद भी मरी और राजीव गांधी जी को भी मार दिया था, ठीक है ना। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, दैट इज द रीजनल एस्पिरेशंस। अब आता है हमारा थर्ड एंड द लास्ट चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर एंड वेरी शॉर्ट चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि भाई हाल ही में अभी कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में वो हम पढ़ते हैं। तो आई होप अभी तक का लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे कैसे पॉपुलर मूवमेंट्स हुई, कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई वो हमने पढ़ा, फिर कौन कौन से रीजनल एस्पिरेशंस थे, कैसे डिमांड आ रही थी सेपरेट स्टेट के लिए, फिर कैसे इंडिया ने उनको मिलाया, इसके बारे में हमने पढ़ा। ओके अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो भाई एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, आपको पता है बेटा 1989 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस सिस्टम यहाँ पर खत्म हो रहा था और कांग्रेस के अलावा और कई नए नए पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रहे थे। सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1989 इलेक्शंस एज एन एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम क्या है, जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो कांग्रेस सिस्टम, ये जो कांग्रेस ने जो हार गई है
कांग्रेस पार्टी हार गई है 1989 के इलेक्शंस को, तो उन्होंने बोला इट इज लाइक अ एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्या था? कांग्रेस हैड वन एज मेनी एज 415 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस इन 1984। 84 के इलेक्शन में उसने 415 सीट जीती थी और 89 के इलेक्शंस में घटकर सिर्फ और सिर्फ 197 सीट्स आ गई थी। इतना भयंकर असर पड़ा था। कांग्रेस अगेन केम टू पावर। बाद में जब मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे 1991 में, कांग्रेस फिर वापस से पावर में आई थी। जब राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी इन 1991 में ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन तमिलनाडु बाय अ श्रीलंकन तमिल लिंक टू लिट्टे, नरसिम्हा राव बिकेम दी पीएम। फिर बाद में नरसिम्हा राव जो है, ये मिड इलेक्शंस हुए थे, ठीक है ना, यही है वो मिड इलेक्शंस जो 91 में हुए थे। फिर बाद में नरसिम्हा राव जो है वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो आप देखो क्वेश्चन क्या आएगा भाई, किसने मारा? लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा था वहां पर, उसने मारा है। किसको मारा था? राजीव गांधी जी को मारा था। मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे 1991 में। ओके, आगे बात करते हैं मंडल रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें हम बेटा ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम ओबीसी का रिजर्वेशन पढ़ते हैं ना, कि ओबीसी का रिजर्वेशन क्या हुआ है, वो कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। देखो क्या था बेटा, मंडल कमीशन बनाया गया था, ठीक है ना। बीपी मंडल इसके हेड थे, तो इसलिए इनके ही सरनेम के नाम पर मंडल कमीशन बनाया गया था। बेसिकली मंडल कमीशन बनाया गया था ओबीसीज को देखने के लिए कि भाई क्या क्या कर सकते हैं उनको बेटर करने के लिए। तो मंडल कमीशन जब बना था तो इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि भाई क्या क्या हम ओबीसी के इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, बट बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी इस मंडल कमीशन में। उसमें से एक रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन का, तो जो इंप्लीमेंट किया गया था दैट वाज द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट व्हिच केम इनटू पावर इन 1989 इलेक्शंस विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट only one of the recommendations of the मंडल कमीशन in August 1990। तो इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे ओबीसी को लेकर। उनमें से एक रिकमेंडेशन थी, सलाह थी, एडवाइस थी कि भाई उनके लिए हमें रिजर्वेशन करना चाहिए। तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात करी गई थी 1980 में। 27% रिजर्वेशन देने की बात करी गई, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन सदर्न स्टेट्स इन 1960s। तो जो 1960 तो साउथ की स्टेट्स थी उसमें तो पहले से रिजर्वेशन था, बट नॉर्थ की स्टेट्स में रिजर्वेशन के लिए बात करी गई, बट दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। फिर क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने सबसे पहले अपने में, यानी अब क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन नॉर्थ की कौन सी स्टेट में हुआ था, तो इट वाज इन बिहार। किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने किया था, ठीक है ना। हिज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन ओबीसी इन बिहार, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, फॉलोइंग बिहार, जब बिहार ने करा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ मंडल कमीशन इन 1978। 1978 में मंडल कमीशन बनाया गया। क्यों बनाया गया था? इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ ओबीसी, ठीक है ना। क्यों बनाया गया था? इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ ओबीसी। इसको मंडल कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लीडर का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा गया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टार लगा रहे हैं इस पॉइंट पर। आगे देखो, इन फैक्ट दिस वाज द सेकंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सच अ कमीशन। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का कोई कमीशन बनाया था। Therefore, this commission was officially known as the second backward class commission। यानी इससे पहले एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बन चुका था। This was the second backward class commission। मंडल कमीशन gave its recommendation in 1980। अब देखो 1978 में बना, 2 साल उन्होंने पूरा अच्छे से उसको देखा, सर्वे किया कि भाई किस तरीके से हम ओबीसीज का बेटरमेंट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और 1980 में जाकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी। उस टाइम पर बेटा जनता गवर्नमेंट की पार्टी चल रही थी, लेकिन वो पार्टी गिर गई थी। बाय देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन, खत्म हो गई थी। मतलब जनता गवर्नमेंट ने ही मंडल कमीशन बनवाया था, लेकिन बाद में क्या होता है, जनता गवर्नमेंट ही नहीं रहती है तो मंडल कमीशन किस काम का, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दिया जाएगा? 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में, ठीक है ना, टू बी रिजर्व फॉर ओबीसी। ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशंस, और भी कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए, जैसे लैंड रिफॉर्म करने की बात करी गई टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ ओबीसी, लेकिन रिजर्वेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was challenged in SC। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट है बेटा, शेड्यूल कास्ट मत समझना। गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया इंदिरा साहनी केस में। ये एक पटिशनर है इसलिए इनके नाम पे ही केस है। इन नवंबर 1992 टू अपहोल्ड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है ये बिल्कुल ठीक कह रही है, रिजर्वेशन बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से रिजर्वेशन हुआ था। किसका? ये हुआ था ओबीसी का।
अब आती है दलित ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है एक दलित पैंथर्स करके मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसी से टूटकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एंड दैट इज बामसेफ। क्या नाम है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। ओरिजिनली कहाँ बनी थी बेटा? 1971 में बनी थी बाई काशीराम, ठीक है ना। डीके खापड़े, दीना बन्ना, ये वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन 19, ये 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। कब लॉन्च हुई थी? 1978 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, लॉन्च करी गई थी। स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर पॉलिटिकल पावर टू बहुजन, जो बहुजन है यानी जो दलित है उनको पावर में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, विच इंक्लूडेड SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, ठीक है ना। तो दलित ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। DSS, इसको बोलते हैं DS4, जिसका नाम है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई गई थी 1981 में। BSP यानी जो बहुजन समाज पार्टी है, इट वाज फाउंडेड बाय काशीराम। तो काशीराम जी ने इसको बनाया था, जिसकी आज लीडर कौन है? मायावती जी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। शाहबानो केस। अब ये केस क्या था बेटा? 1885 का ये एक मुस्लिम केस था ऑफ डाइवोर्स। क्या था ये केस? 3 तलाक आपने सुना ही होगा। मेंटेनेंस केस बाय डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन थी जिनका नाम था शाहबानो। उन्होंने एक केस फाइल किया था मेंटेनेंस का कि भाई जब 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 डाइवोर्स होता है, जब तलाक होता है, तो हस्बैंड को कुछ टाइम के लिए वाइफ को कुछ पैसे एज अ मेंटेनेंस देने पड़ते हैं। एससी रूल्ड इन हर फेवर। एससी ने बोला बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, कहां जाएगी वो औरत। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सॉ एससी ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन द पर्सनल लॉ। जो शरिया लॉ, दैट मींस जो मुस्लिम्स का लॉ कहता है, मुस्लिम्स को लगा, जो वहां के मुस्लिम्स के तो ऑर्थोडॉक्स थे, मौलवी मौलाना, उनको लगा कि यार सुप्रीम कोर्ट हमारे शरिया लॉ, हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही है। ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब एक कांग्रेस थी हमारे गवर्नमेंट में कौन थी? कांग्रेस थी। पास्ड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उन्होंने एक एक्ट पास करा कि भाई अगर किसी लेडी का डाइवोर्स होता है तो फिर क्या करना होगा। दैट नलिफाइड दी है ये दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बीजेपी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स एक्शन एंड टर्म एज एन अपीजमेंट पॉलिसी। उन्होंने जो है, जब बीजेपी ने सुना कि भाई कांग्रेस पार्टी इस तरह का एक्ट लेकर आ रही है, तो उन्होंने बोला ये तो अपीजमेंट पॉलिसी है, मुसलमानों को खुश करने की बात कर रही है कांग्रेस, ठीक है ना। तो ये है आपकी एक शाहबानो केस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बेटा ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, जिसमें हमने हमारे 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, कौन कौन सी पार्टी मूवमेंट्स थी वो हमने पढ़ लिया। रीजनल एस्पिरेशंस पढ़े थे, और हाल ही में रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या क्या हुआ है वो हमने पढ़ लिया। जैसे आपकी दलित की मैंने आपको बताया, देन आपको मुस्लिम लॉ शाहबानो केस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये चीजें तो हमने पढ़ी थी। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा, और जितने मेन पॉइंट्स हो मैंने आपको यहाँ पर कवर करे हैं। बेटा इतना ही पढ़ लोगे, आपको सीयूटी का पेपर बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। सो दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।